तो डाउट सॉल्विंग सेशन शुरू करते हैं, जिसमें पहला सवाल है शमा का है ये, और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था। देखो ध्यान से एक बार वीडियो इसीलिए कहता हूँ देखा करो आप लोग, है ना। दो बॉडीज हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर कुछ चार्ज है क्यू है, सपोज करो दोनों पर क्यू क्यू चार्ज है और ये लोग कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। एक तीसरी बॉडी है, यानी इसको ए बोला गया और इसको बी बोला गया, और कहा गया कि ये 10⁻⁻5 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर रहे हैं। यानी इनके बीच में जो फोर्स है वो होगा क्या, kq²/r², यही होगा। इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 आ जाएगी। अब कहा गया कि एक तीसरा अनचार्ज बॉडी है सी, ऐसी ही इन्हीं के सेम साइज की, उसको पहले ए से टच कराया। तो पहली चीज व्हेन, यानी जब हम लोग जब ए और सी क्या होंगे, कांटेक्ट में लाए जाएंगे, तो ए पर तो टोटल चार्ज कितना बनेगा। टोटल चार्ज देखो ए का कितना है Q और सी पर कितना है 0, यानी टोटल चार्ज कितना बनेगा Q, और रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा कितना, आधा आधा। क्यों, क्योंकि दोनों बॉडीज सिमिलर है ना। देयरफॉर रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यानी जो वितरित आवेश होगा उसके बाद Q/2, आधा आधा 1:1 के रेशियो में चला जाएगा। यानी अब Q पर जो नया चार्ज बना वो हो गया Q/2, और जो हमारी C बॉडी थी ये अब अनचार्ज नहीं रही, और इस पर भी कितना चार्ज आ गया है, Q/2। अब ये C इससे जाकर के टच कराया जाएगा, तो व्हेन B + C, यानी C और B को ऐड किया गया, तो टोटल चार्ज कितना बना, Q और हाफ Q, यानी 3/2Q, यही आएगा ना। और रिडिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो जो 3/2Q है ये 3/4Q, 3/4Q, यानी इस C पर अब कितना आ जाएगा टोटल चार्ज, 3Q/4, और इस पर भी कितना आ जाएगा 3Q/4, और कहा गया कि इस C को इनके बीच में रख दिया गया है, यानी यहां से ये R/2 पर है और यहां से ये R/2 पर है। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद 3Q/2 × 1/2, यानी 3Q/4, इतना चार्ज आ जाएगा। तो अब तीनों पर चार्ज क्लियर हो गए। इस पर कितना है Q/2, इस पर 3/4Q, और C पर भी कितना है 3/4Q। तो पूछा गया है कि C पर टोटल चार्ज अब टोटल कितना फोर्स लगेगा। तो देखो यहां से ये Q/2 है और ये 3Q/4 है, ठीक है ना। तो Q/2 बड़ा है या 3/4Q बड़ा है, 3/4Q बड़ा है। तो 3/4Q इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये Q/2 इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटा दीजिए, नेट फोर्स आ जाएगा। देख लीजिए C पर लगने वाला FBC, यानी फोर्स ऑन C/B, या फोर्स FCB लिख लो, फोर्स ऑन C/B कितना हो जाएगा, Q1 Q2, यानी 9Q² अपॉन 16 इंटू R², मतलब अपॉन R²। तो R क्या है, R/2, हो जाएगा R²/4 को ऊपर लेकर के चले आइए, और यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी FCB, ये आ जाएगा हमारा 9/4 KQ² अपॉन R², ठीक है। इसी तरह से FCA, यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये कितना हो जाएगा, Q1 Q2 3Q² अपॉन 8 इंटू अपॉन R², यानी R²/4 आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि यहाँ इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 ही रखते हैं, यानी इसको 2 बार काटते हैं, इसको 4 बार जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 6/4 KQ²/R²। देयरफॉर नेट फोर्स जो हो जाएगा F ऑन C, ये इनमें से देखो बड़ा ये वाला है, छोटा है वाला, बड़े में से छोटा घटा दो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा 3/4 KQ²/R², और इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5, यानी आ जाएगा 0.75
0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन या 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है अवनीश यादव का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो आइडेंटिकली चार्ज बॉल्स हैं और ये धागे से बांध करके हैंग की गई हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों धागे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इन पर देखिए फोर्स कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहली चीज तो इन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा वो इस पर इधर की तरफ लगेगा। सपोज करते हैं F है, इधर F, धागे में जो टेंशन पैदा होगी वो इधर T और यहां पर T, और इनका जो वेट है mg ये डाउनवर्ड वर्क करेगा और ये mg नीचे वर्क करेगा। तो ये देख रहे हैं ये कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, या अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी ये जो ट्रायंगल है ये कैसा बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर ये 60 ना होता तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनता। तो यहां पर हमें देखो ये देखना है कि जब कभी एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगे हों और वो तीनों किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो, यानी इन तीनों का जो सम है वो क्या हो, 0। तो साइन रूल से ये लामीज थ्योरम प्रूफ होती है और इसका डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट यहां यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये FA, FB, FC ये तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लगे हुए हैं, जिसमें से FA के सामने का जो एंगल यानी FB और FC के सामने का एंगल क्या है, अल्फा। तो यहां से साइन रूल से ये आएगा FA अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू FB अपॉन साइन बीटा, FB अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू FC अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये होता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करेंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि इस चार्ज पर कितने तीन फोर्स लगे हैं और ये चार्ज यहां पर इक्विलिब्रियम में है और ये चार्ज यहां पर इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये जो इसका क्या कहते हैं एल्टीट्यूड है ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये एंगल 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो अगर इसके पैरेलल हम लोग यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये बचा 90, जोड़ने पर ये वाला एंगल पूरा ये हो जाएगा हमारा 120। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन यानी 180 बनना चाहिए था, यहाँ 30 हट गया तो यहाँ कितना बना 150 और ये वाला एंगल कितना बना 90। तो अगर यहां पर हम लोग लामीज थ्योरम लगाएं तो देखिए क्या आ जाएगा, T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू F, ये F अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 120। तो ये साइन 150 क्या है, साइन 90 प्लस 60 और ये क्या है साइन 90 प्लस 30। तो ये हो जाएगा cos 60 और ये हो जाएगा cos 30। यानी यहां से आ जाएगा हमारा रिजल्ट F अपॉन F की वैल्यू लिख दें अगर हम लोग, तो यहां पर F की वैल्यू देखो क्या आएगी, दोनों पर मान लेते हैं चार्ज है Q और अगर एक ये साइड R है ये साइड R है तो ये भी क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर यानी K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर कूलम लॉ से, और ये जो साइन यहां पे आ जाएगा ये cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, सॉरी 1/2, इसको ऊपर लिख दीजिए और ये हो जाएगा mg अपॉन साइन 120। तो साइन 120 हो जाएगा cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल और यहां पे हमें एक रिलेशन मिल जाएगा K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू mg अपॉन √3। इसको हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या बोला गया कि इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डाल दिया गया है, उसकी डेंसिटी कुछ है रो डैश मान लेते हैं, उसकी डेंसिटी है, आगे उसकी डेंसिटी दी हुई। यहां पर देखिए ये जो मेटल बॉल है तो उस मेटल की डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है वो शायद 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, ये रो डैश। और रो क्या है, इन मेटेलिक बॉल्स के मटेरियल की डेंसिटी। तो कहा जाता है कि जब इनको इसमें डुबोया जाएगा यानी जब इसको इसमें इमर्स किया जाएगा तो ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एंगल चेंज होने का ना होने का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी ना तो इस फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है
ना ही इस फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। या पहली चीज हो गई, या पानी में डुबोने पे क्या होगा, 1/k, लिक्विड में डुबोने पर 1/k टाइम फोर्स कम हो जाएगा, तो फोर्स की कमी को बैलेंस करने के लिए ये जो वेट है mg, ये भी क्या हो गया, कम होगा। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, अब थ्रस्ट लग रहा है, उत्प्लावन बल, और वो किसके बराबर होगा, ये जो हमारी चार्ज बॉल है ये अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगी, और वही उतने ही वॉल्यूम का जो लिक्विड है उसका वेट अपनी जगह वापस आने के लिए इस बॉल पर क्या करेगा, अब थ्रस्ट लगाएगा। तो यहां पर जो हमारा कंडीशन होगी, नई कंडीशन, एक बॉल को मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे आपको बना के दिखा रहा हूं। इस बॉल पर जो नया फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये फोर्स कितना हो जाएगा, स्मॉल k q1 q2 यानी q अपॉन r स्क्वायर इंटू 1/k, क्योंकि फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, साथ में एक कैपिटल K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमें फाइंड करना है वो लग जाएगा। तो अब जो फोर्स लगा है वो कितना हो गया है, पहले फोर्स था F, अब हो गया F अपॉन कैपिटल K। टेंशन वही है, और जो वेट था, वेट में कमी आ गई, मास ऑफ बॉल माइनस मास ऑफ, या मास ऑफ वेट ऑफ बॉल कितना है, mg, और मान लेते हैं कि डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का मास कितना है, m डैश, तो m डैश जी ये डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वेट है जो बॉल को ऊपर की तरफ क्या दे रहा है, अब थ्रस्ट दे रहा है। तो बॉल का यहां पर जो ये इस चार्ज बॉल का जो यहां पर अपेरेंट वेट है, जो आभासी भार होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों का रिलेशन हमें यहां लेना है। एंगल सारे वही बने हुए हैं, यानी यहां पर ये 30 होगा, ये टोटल 120 होगा, ये 150 होगा, यानी ये सारी चीजें यही रहेंगी। तो इस नई कंडीशन के हिसाब से यहां पर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये तो हमारा फोर्स था, इसमें 1/k से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, और ये हो जाएगा mg माइनस m डैश g। तो इसको एक साथ लिखने समय हम लोग क्या लिख लेते हैं, m माइनस m डैश g अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, इसमें k फाइंड करना है, दोनों को क्या करिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा, काटिएगा तो क्या आएगा आपका, k इज इक्वल टू m अपॉन m माइनस m डैश। अब मान लेते हैं कि इस, क्योंकि हमारे पास मास तो है नहीं, डेंसिटी है, मान लेते हैं कि इस बॉल का वॉल्यूम कितना है, v, कैपिटल V इसका वॉल्यूम है, तो ये अपनी जगह से कितना लिक्विड हटाएगी, वही सेम वॉल्यूम के बराबर, सेम वॉल्यूम, जितनी जगह ये बॉल घेर रही है उतने वॉल्यूम के बराबर ये लिक्विड को हटा देगी। तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो k बराबर ये बॉल का मास है, तो बॉल का मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, मेटल की, ये किसका है, लिक्विड का मास है, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा लेकिन डेंसिटी किसकी रहेगी, लिक्विड की। तो यहां से v कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो आ जाएगा रो अपॉन रो माइनस रो डैश, और रो डैश की जो वैल्यूज हम लोगों को दी हुई हैं वो है, रो की वैल्यू ये है 1.5, तो ऊपर लिख दे रहा हूं, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, सॉरी 0.5, 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5/1, यानी आंसर आ जाएगा 1.5। तो इसका थॉट प्रोसेस बहुत इजी है। जब भी हम लोगों को इस तरह का सवाल मिलेगा कि दो चार्ज बॉल्स धागे से लटकी हुई हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम उनमें आ जाएगा, तो हमेशा इस पर 3 फोर्सेस लगते हैं, ये आपको 11th की मैकेनिक्स में भी बताया जाता है, और वहां पर हमें क्या निकालने हैं, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए लामीज थ्योरम ही हमारा एकमात्र रास्ता होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, वेक्टर डिकम्पोजिशन, यानी t को डिकम्पोज कर दे तो इधर आ जाएगा t cos थीटा t sin थीटा, तो f बराबर t sin थीटा और mg बराबर t cos थीटा। तो उतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाना है, हमें यहां पर क्या करना है, लामीज थ्योरम लगानी है, जिससे हमारा ये t जो है ये गायब हो जाए और f और mg के बीच में एक रिलेशन बन जाए। क्यों, क्योंकि पानी में डालने पर, इसको किसी लिक्विड में डुबोने पे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण तो f कम होगा, और अपथ्रस्ट के कारण क्या होगा, mg कम होगा। तो नेक्स्ट यहां से हम लोगों ने एक रिलेशन लिया, उसके बाद क्या किया, पानी के अंदर यानी लिक्विड के अंदर इसका सेम इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया, और उसी में क्या कर रहे हैं, अब इसी k, ये k वो फैक्टर है
जिसके कारण दो फैक्टर हैं जो कमी कर रहे हैं, जो फोर्स को चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चेंज कर रहा है के, और वेट को कौन चेंज कर रहा है? लिक्विड की डेंसिटी। तो एक तो हमें नोन है और दूसरा अननोन है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन ऐसा है जो एक नोन क्वांटिटी को लिए और दूसरी अननोन क्वांटिटी, और इसके बाद कंपेयर करके हमने क्या किया है? के की वैल्यू को फाइंड कर दिया है।